चलिए YouTube पे भी हमने इसको लाइव कर दिया है। चलिए, एनपीए का जो टॉपिक है, जॉइंट सेशन चल रहा है और काफी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। कुछ बच्चे आज इसमें नए ज्वाइन हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी जो रिदम चल रही है उसमें मिक्स होने का की ट्राई करें, और धीरे धीरे करके हम उनको थोड़ा सिंक्रोनाइज करके उनको भी स्ट्रीम लाइन में ले आएंगे। ठीक है, तो जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हम कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जैसे मैंने बताया था कि इकोनॉमिक सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे कॉर्पोरेट हैं उनको जिंदा रखना या उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट के बड़े बड़े लोन राइट ऑफ होते हैं, कॉर्पोरेट को टैक्स पैकेज दिया जाता है, टैक्स हॉलीडे दिया जाता है। इन सब का रीजन ये है कि उन कॉर्पोरेट की वजह से कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और एम्प्लॉयमेंट पे भी काफी लोग वो काम करते हैं, प्लस जो हमारी लाइफ होती है, लाइफ को इजी गोइंग लाइफ बनाने में भी कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंस डिफिकल्टी अगर उनको आएगी तो आप उनको क्या करेंगे, रिवाइवल करेंगे। ठीक है, और ये बाहर की प्रैक्टिस, कंट्री की प्रैक्टिसेस थी, उनको अडॉप्ट किया गया। ठीक, और यहाँ पे इंडिया में अगर बात करते हैं तो कॉर्पोरेट डिसीजन सिस्टम वाज इवॉल्व एंड डिटेल गाइडलाइन वर इशूड बाय आरबीआई। कहाँ, 2001 से इसमें ये सिस्टम हमारा चल रहा है जिसमें हम लोग कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें दो एग्रीमेंट होते हैं, एक हमारा जो बोरोवर और बैंक का होता है जिसको हम डेटर क्रेडिटर एग्रीमेंट कहते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जब कंसोर्टियम एडवांसेस होता है तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट भी होता है, आईसीए बोलते हैं। और जब इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट होता है माने मोर देन एक से ज्यादा अगर आपके क्रेडिटर यानी कि बैंक इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें कोई भी जब डिसीजन लेना होता है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, तो उसमें 75% वैल्यू के जो क्रेडिटर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आना जरूरी है, यानी उनकी कंसेंट जरूरी है। अगर वो लोग हाँ नहीं बोलेंगे तो बाकी लोग उसमें उसको उसको रिवॉल्ट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी एक तरह से ये कहना चाहिए कि वोटिंग होती है या कहते हैं भाई कौन कौन इसके लिए रेडी है, तो 75% ऑफ द वैल्यू, इतने जो क्रेडिटर हैं उनकी कंसेंट के बिना ये नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर उन्होंने बोल दिया तो रिमेनिंग 25% जो होते हैं उनको बाइंड होना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है कि इस चीज को माने। ठीक है, द सीडीआर मैकेनिज्म कवर्स ओनली मल्टीपल बैंकिंग अकाउंट्स। देखो, एक तो ये बोला सिंडिकेशन कंसोर्टियम अकाउंट। सिंडिकेशन का मतलब होता है कई सारे बैंक मिल करके किसी बड़े प्रोजेक्ट को जब कंसोर्टियम अकाउंट्स की तरह करते हैं, वेयर ऑल बैंक एंड इंस्टीट्यूशन टुगेदर हैव एन आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ 100 मिलियन एंड अबव। अब देखो, ये एक ये पॉइंट आ गया है जेआईबी वालों के लिए, क्या है, 100 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन का अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो ही हम उस लोन को कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में ला सकते हैं। ठीक है, ऑल कैटेगरी ऑफ एसेट इन द बुक्स ऑफ मेंबर क्रिएटर क्लास्ड इन टर्म्स ऑफ आरबीआई प्रूडेंशियल एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। अब इसने बोला ऑल कैटेगरी ऑफ एसेट, यानी कि इसमें कोई स्टैंडर्ड अकाउंट है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं,
सीडीआर में ला सकते हैं, उसको ईज आउट करने के लिए। मान लिया अभी तक तो स्टैंडर्ड चल रहा है, हो सकता है आने वाले फेज में उसके साथ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। यहां तक कि कोई डीआरटी के केस फाइल है, तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि कौन कौन से केसेस जो है सीडीआर में लाए जा सकते हैं। तो उसने सबसे फर्स्ट थिंग बोली है कि 100 मिलियन आउटस्टैंडिंग वाले लोन्स, किसी भी कैटेगरी के हों, किसी एसेट क्लासिफिकेशन उसका कुछ भी हो, ठीक है। और अगर वो सूट फाइल है तो उसको भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। ईज आउट करना है, किसी भी तरह उसको रिवाइव करना है, ठीक है। ये लिखा सूट फाइल केस आर एलिजिबल फॉर द केस फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड क्लासेस ऑफ एसेट आर कवर्ड इन कैटेगरी 1 और वाइल 2। तो अगर बात करें तो इसमें एक 1 कैटेगरी है, एक 2 कैटेगरी है। 1 कैटेगरी में हमारे जो स्टैंडर्ड अकाउंट है और सब स्टैंडर्ड अकाउंट आते हैं, और इसमें जो है हमारे डी डी वाले 1 2 3 और लॉस, ये कैटेगरी आते हैं, ठीक है। रेफरेंस टू सीडीआर मैकेनिज्म मे बी ट्रिगर्ड बाय, अब देखिए क्या है, एनी और मोर देन क्रेडिटर हैविंग मिनिमम 20% शेयर इन आइदर वर्किंग कैपिटल और टर्म फाइनेंस। तो इसमें बोला है ट्रिगर्ड बाई का मतलब है इसका इनिशिएशन करने के लिए, एटलीस्ट इनिशिएशन करने के लिए 20% शेयर वाले जो बैंक है वो इनिशिएट करेंगे, लेकिन 75% जो उनका शेयर है उनकी कंसेंट जरूरी है। देखो इसमें फर्क समझिए, यानी अगर एक बैंक का 20% का शेयर है तो इनिशिएट कर सकता है, ट्रिगर्ड कर सकता है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? नो डाउट सर। अच्छा एक चीज और, अगर आप में से कोई भी इस क्लास में बैठा हुआ ये सोच रहा है कि हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, यानी आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहने वाली। और अगर हम 100% पढ़ रहे हैं और 50% अगर वहां याद रह गया तो मतलब आप पास 100% है, ठीक है। तो यही चीज, और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो बहुत सारे चीजें पढ़ते हैं लेकिन वो स्किप हो जाती है क्योंकि उसमें स्टोरी नहीं बन पाती। यहाँ हम क्या है, डिस्कशन पे चल रहे हैं, ठीक है। कोई चैप्टर लंबा जा रहा है, एनपीए इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 मार्क्स का एनपीए टॉपिक है, इसलिए हम उसमें कुछ छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो जेआईबी है चाहे वो सीआईबी है, ठीक है। आगे, बाय द कंसर्न कॉर्पोरेट इट इज सपोर्टेड बाय ए बैंक फाइनेंशियल हैविंग 20% शेयर। अब देखो वो कहता है कि सपोर्टेड बाई, तो ट्रिगर्ड तो कर दिया 20% वाले ने, और जो और लोग हैं वो उसे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इट मे बी एम्फेसाइज्ड हियर दैट इन नो केस द रिक्वेस्ट ऑफ एनी कॉर्पोरेट इंडल्जिंग इन फ्रॉड और मिसफेसेंस इवन इन अ सिंगल बैंक कैन बी कंसीडर फॉर रिस्ट्रक्चरिंग अंडर सीटीआर। देखो यहाँ क्या है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें वो पार्टी फ्रॉड या मिसफेसेंस या कोई भी ऐसी उसकी जो है इंटेंशन जहां पे गलत हो गई है किसी भी बैंक के साथ, मतलब अगर उसके 8 पार्टनर बैंकों से लोन ले रखा है तो उसमें से कोई भी अगर, ठीक है। आगे बोलता है हाउएवर कोर ग्रुप आफ्टर रिवाइविंग द रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द बोरोवर एज विलफुल डिफॉल्टर may consider admission of the exceptional cases for restructuring after satisfying itself that the borrower would be in a position to rectify the willful default provided he is granted an opportunity under। अब देखो willful default क्या होता है, मुझे आपसे ये आंसर चाहिए कि डिफॉल्ट का मतलब क्या सिर्फ एनपीए होता है? नो सर। क्या स्टैंडर्ड अकाउंट भी डिफॉल्ट हो सकता है? हाँ यस सर। सर, यस सर। बिल्कुल। कब तक? 90 डेज तक। 90 डेज, यस सर। हाँ, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो डिफॉल्टर जो होते हैं उनको जब उनका एक्सेप्शनल केसेस में उनको पूरा स्टडी करके देखते हैं कि अगर हम इनको रिवाइव करेंगे तो उसमें गुंजाइश होनी चाहिए, चांसेस ऑफ करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट, यानी कि उसका जो क्राइटेरिया है वो बदले, उसकी ईएमआई किसी तरह आए, प्रिंसिपल का पेमेंट आए, तो ये किया था, ठीक है। अब लेकिन नेक्स्ट सर, स्टेप आता है सर हाँ प्लीज स्टॉपिंग यू सर, लेकिन फ्रॉड के केस में ऐसा है क्या सीडीआर सर? नहीं, मना कर दिया ना। हाँ
ये जो ऊपर वाली 2 लाइन्स है इसे मना कर दिया, लेकिन विलफुल डिफॉल्ट तो किसी का भी हो सकता है ना। हाँ ठीक है, और यहाँ पे हमने ये भी बोला था कि स्टैंडर्ड भी हो सकता है, तो अकाउंट कोई भी उसको लाया जा सकता है लेकिन रिवाइव करके पूरा। पता लगा आपने डिफॉल्ट अकाउंट को किया और उम्मीद ही नहीं थी उसके ठीक होने की, तो रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा क्या। तो पूरा देखा जाता है कि कैसे ये हो सकता है। अच्छा, अब है कि स्ट्रक्चर ऑफ सीडीआर मैकेनिज्म सिस्टम। जो सीआईबी वाले हैं आप ध्यान रखिए, जो आपका एबीएम बुक है उसमें जो लास्ट मॉड्यूल है क्रेडिट मॉनिटरिंग वाला, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तरह से दिया हुआ है। ठीक है, आज इतनी देर क्लास हुई, अभी सब लोगों की साउंड नहीं आई थी, अच्छा था, लेकिन अभी कुछ डिस्टर्बेंस आना है। प्लीज आप लोग चेक कर लीजिए कौन है ऐसे जो लोग जिनका माइक खुला है। जयशंकर जी, निशांत जी, शोभना मेहता जी, ये लोग अपना माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, जरूरत होगी तो ऑन कर लीजिए। ऐसी प्रैक्टिस बना लेंगे तो बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली है आगे ना। चलिए, नेक्स्ट सर है स्ट्रक्चर ऑफ सीडीआर मैकेनिज्म। तो सीडीआर मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ठीक है, द एडिफाइस ऑफ द सीडीआर मैकेनिज्म इन इंडिया स्टैंड फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द 3 टायर स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन आ जाएगा, 1 क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, पूछा जाएगा कि इंडिया में सीडीआर जो स्ट्रक्चर है, हितेश जी अभी बात करता हूं मैं आपसे। इंडिया में जो सीडीआर का जो स्ट्रक्चर है वो 3 टायर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहले हम लोग हितेश जी को बात कर लेते हैं। पर सर ये हितेश जी 20% बताइए। और 20% और अपने ट्रिगर वाला जो बटन है वो एक बार बटन समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल बताते हैं। उसमें क्या है, ट्रिगर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग करना, लेकिन उसके सपोर्ट में मोर जो पार्टनर आएंगे वो कम से कम 75% का कंसेंट जरूर चाहिए। मतलब 25% से स्टार्ट कर सकता है। ओके ओके ओके। जैसे सपोज कीजिए 10 पार्टनर है, तो जो फर्स्ट पार्टनर स्टार्ट करेगा उसका कम से कम 20% का स्टेक होना चाहिए ना। ओके अब वो स्टार्ट करने के बाद लोगों को कन्विंस करेगा अदर पार्टीज को, लेकिन कम से कम 75% का पार्टी जब कन्विंस होंगे तभी आप वो करेंगे। ठीक है, चलो, तो 3 टायर स्ट्रक्चर में ये बात हो गया। तो सीडीआर का पहले क्या, सबसे पहले फोरम होती है जिसका नाम होता है स्टैंडिंग फोरम, फिर होता है एम्पावर्ड ग्रुप, और होता है सीडीआर सेल। सेल का मतलब जैसे आजकल क्या होता है, जैसे आपके लोन प्रोसेसिंग सेल्स होती हैं, इस तरह सेल हो गया, स्टैंडिंग फोरम हो गया, एम्पावर्ड ग्रुप हो गया और सेल। ये 3 टायर का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे आजकल क्या होता है, जैसे आपके लोन प्रोसेसिंग सेल्स होती हैं, इस तरह सेल हो गया, स्टैंडिंग फोरम हो गया, एम्पावर्ड ग्रुप हो गया और सेल। ये 3 टायर का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो गया। आज जैसे आजकल क्या होता है, जैसे आपके लोन प्रोसेसिंग सेल्स होती हैं, इस तरह सेल हो गया, स्टैंडिंग फोरम हो गया, एम्पावर्ड ग्रुप हो गया और सेल। ये 3 टायर का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये आवाज आपको क्या आज रिपीट आ रही आजकल है क्या क्या। होता है, जैसे आपके लोन प्रोसेसिंग सेल्स होती हैं, इस Yes, तरह sir, सेल some sound is there. स्टैंडिंग फोरम हो गया, एम्पावर्ड ग्रुप हो गया और सेल। ये 3 टायर का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर। रिपीट सुनाई दे रहा है सर सब। मतलब हाँ, मुझे एक ऐसा ही लग रहा है चीज कि रिपीट हो रहा है। एक इको भी इको हो रहा है बार बार सर। रिपीट हो रहा सेल्स होती हैं, इस तरह सेल some sound is there. इनको किसी का, मैं माइक बंद ये करता हूँ 3 टायर का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर। रिपीट सुनाई दे रहा है सर सब। मतलब हाँ, एक एक ही आप चीज बोलिए। रिपीट हो रहा है। एक भी इको हो रहा है बार सर। रिपीट हो रहा सेल्स होती हैं, इस तरह सेल some sound is there. इनको किसी का, मैं माइक बंद ये करता 3 हूँ। टायर का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर। रिपीट सुनाई दे रहा है सर सब। मतलब हाँ, एक ही आप चीज बोलिए। रिपीट हो रहा है। एक भी इको हो रहा है सर। रिपीट हो रहा सेल्स होती हैं, इस तरह सेल some sound is there. इनको किसी का, मैं माइक बंद करता हूँ। 3 टायर का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर। रिपीट सुनाई दे रहा है सर सब। मतलब हाँ, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। एक भी इको हो रहा है सर। सेल्स होती हैं, इस तरह सेल
माइक बंद कर 3 टायर का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर रिपीट सुनाई दे रहा है सब मतलब एक ही चीज रिपीट हो रहा है। हितेश कुमार जी, आपने रेज हैंड किया था, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन पूछना था। बाय मिस्टेक हो गया था सर। अच्छा, बाई मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। हितेश कुमार जी, आपने रेज हैंड किया था, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन पूछना था। बाय मिस्टेक सर रिपीटेशन बंद नहीं हो रहा है। साथीनाथ जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, बाई मिस्टेक हो गया था, कोई हाँ बात सर रिपीट हो रहा है। सर रिपीट हो रहा है बार बार, जो अब तीनों सेल बोले थे ना उसको बार बार रिपीट कर रहा है। नहीं। आप देखिए तो अभी भी हो रहा है सर सर। रिपीटेशन बंद नहीं हो रहा है, चल रहा है रिपीटेशन। लगातार कंटिन्यू है, उसी को रिपीट कर रहा है लगातार। हाँ सर रिपीट हो रहा है। मैंने अभी ना अपना बार जो अब रीसेट तीनों किया। सेल बोले थे ना उसको बार बार रिपीट कर रहा है। आप देखिए तो अभी भी हो रहा है सर सर। रिपीटेशन बंद नहीं हो रहा है, चल रहा है रिपीटेशन। मैं काम कर रहा हूँ। कंटिन्यू है, उसी को रिपीट कर रहा है लगातार। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल पैनिक नहीं बार होइए। जो तीनों सेल बोले थे ना मैं उसको बार अभी बार जो रिपीट है कर रहा है। इसको लिंक दूसरा जनरेट कर रहा हूँ। रिपीटेशन बंद नहीं हो रहा है, चल रहा है रिपीटेशन। मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको जो सेल ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू जो लिंक है दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी जो है इसको लिंक दूसरा, मैं दोबारा लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग में कुछ हो गया होगा फंक्शन सर, साउंड रिपीट हो रहा है। इसको जो सेल रिकॉर्डिंग होने के बाद से ही हो रहा है सर। लिंक है दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सर लूप पे फंस गया लगता है। दोबारा लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग में कुछ हो गया होगा फंक्शन सर। आप सही हो गया। रिकॉर्डिंग होने के बाद से ही हो रहा है सर। अभी भी हो रहा है सर, बंद करके फिर नहीं हुआ सर, से सही। चालू करिए ना। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई पैनिक नहीं करो, बिल्कुल पैनिक नहीं करिए आप लोग। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, मैं लिंक देता हूँ आपको। ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है। क्विट करेंगे, क्विट करे। हाँ मैं देता हूँ दोबारा। अभी भी हो रहा है सर, बंद करके फिर नहीं हुआ सर। चलो, YouTube में जो लोग सुन रहे हैं अभी देखिए कि वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। एक दो लोग और रह गए हैं जुड़ने से, कहाँ चले गए वो सर लोग? रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा सर। रिकॉर्डिंग कर दें फिर? चलिए मैंने कर तो दिया, देखते हैं। Sir, what does CDR actually mean? CDR is a mechanism by which the big corporate is being provided the help for outcome with the immediate stress of the economic scenario, or we can say if the economic scenario is not going good, the government give the relief to the big corporate by providing the payment program, the repayment program with delayed, means suppose the EMI of the any corporate is 10 lakh per month, so they can extend their repayment period to suppose let's say 10 to 12 year, means their EMI will be reduced. Okay, sir. ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है। हाँ सर ठीक चल रहा है। अब सही है सर। हाँ सर ठीक। यस सर, ओके है सर अभी। चलो चलो, बस 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 एक सेकंड।
आप लोगों का जो डिपार्टमेंटल कभी जूम वगैरह में मीटिंग होता है? कोई ट्रेनिंग आप लोगों का मैनुअल हो रहा है या जूम से हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट में होता है सर। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में होता है सर। अच्छा, टीम्स किसी भी मतलब उससे होता है ना? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट और जूम दोनों में होता है, कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट में होता है। चलो ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो सीडीआर मैकेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट आ गए हमारे, और जो 3 पार्ट्स हैं हमारे, पहला सीडीआर स्टैंडिंग फोरम, सेकंड है एम्पावर्ड ग्रुप, और थर्ड है सेल। तो ये 3 एक तरह से बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की है, सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम की बात आ गई यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल बेसिस ऑफ सीडीआर। अब लीगल बेसिस का मतलब है इसमें लीगल क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिनकी वजह से सीडीआर को मतलब कुछ पॉइंट उनको ध्यान में रख के किया जाता है। अगर वो नहीं करेंगे तो लीगल उसमें फंस जाएंगे आप। ठीक है। तो इसमें क्या है, लीगल बेसिस टू सीडीआर सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय द डेटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। तो डेटर क्रेडिट यानी जो उनका लोन था, वो लोन के बाद एक न्यू एग्रीमेंट उनके बीच में होता है। ठीक है, न्यू एग्रीमेंट, वो चाहे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बीच में हो या डेटर। मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ, चलो म्यूट कर दिया मैंने। All bank financial institution in the CDR system are required to enter into a legally binding ICA with necessary enforcement and penal provision। अब देखिए, एनफोर्समेंट मतलब कि अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या आपके साथ किया जाएगा, और उसके साथ साथ क्या पेनल्टी लगाई जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीडीआर which is the critical element, the provision that the 75% of the creditor by value agree। तो ये पॉइंट हमारा पहले भी आ गया था, अगर उससे कम एग्री होते हैं तो वो जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है। सिमिलरली डेटर आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए डीसीए। देखो पहले तो देखो, एक तो है बैंक B1, B2 और B3, देयर आर 3 बैंक। ठीक है। एंड हियर इज ए कस्टमर। तो एक एग्रीमेंट तो क्या होगा, आईसीए जो एग्रीमेंट होगा वो तो इनके बीच में होगा, और एक एग्रीमेंट जो हमारा डेटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है वो इस कस्टमर और इन तीनों पार्टी के बीच में होगा। ठीक है। तो सिमिलरली डेटर आर रिक्वायर्ड टू एक्जीक्यूट डीसीए either at the time of reference to CDR cell or at the time of original loan documentation for future cases। तो अब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग है, यानी कोई लोन ऐसा है जो चल रहा है, पहले से चल रहा था इसके इस फिनोमिना के आने से, तो उसमें तो वो कहते हैं कि एक नया जो है सीडीआर सेल के सामने एक एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन जो लोग न्यू हैं, तो न्यू वालों में एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट ही वो एक क्लॉज उसमें इनबिल्ट हो जाएगा। The DCA has a legally binding standstill agreement binding for 19 or 180 days, whereby both the debtor creditor agree to stand still and commit themselves not to take recourse to any legal action during the period। अब यहाँ ये बोल रहा है कि जो DCA है इस एग्रीमेंट के 90 से लेके 180 डेज का एक ऐसा पीरियड है जिसमें उसको बिल्कुल साइलेंट रहना है, मानना है उसकी बात। ठीक है। और उसको ये कहना है, ये प्रॉमिस करना है कि वो 90 से 180 डेज में कुछ नहीं करेगा। स्टैंड स्टिल इज नेसेसरी फॉर एनेबलिंग द सीडीआर सिस्टम टू अंडरटेक द नेसेसरी डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज विदाउट एनी आउटसाइड इंटरवेंशन, जुडिशियल और अदरवाइज। तो जो 90 से लेके 180 डेज का है, क्योंकि इस मैकेनिज्म को पूरा होने में, मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट होने में इतना समय लग जाता है, और एक बार जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सारे लोग इसमें बाइंड हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक लीगल वो हो गया कि 90 से 180 डेज के बीच में, वो 90 या 180 डेज के बीच में वो कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा उसमें।
क्यों? क्योंकि मान लिया 2 पार्टियों ने साइन कर दिया, तीसरी साइन कर रही है, तो ये कुछ टाइम गैप आ जाएगा। तो जब ये 90 से 180 डेज का पूरा टाइम हो जाएगा, उसके बाद जो सीडीआर का एग्रीमेंट है वो फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। However, the standstill is applicable only to any civil action. Either civil action का मतलब 2 तरह के केसेस होते हैं ना, एक सिविल होता है, क्रिमिनल केसेस होता है। तो सिविल एक्शन का मतलब हो गया कि जो जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट है सिविल एक्शन बाय द बोरोवर और एनी लेंडर अगेंस्ट द अदर पार्टी। कोई भी सिविल केस सिविल सूट नहीं करेगा, ठीक है, सिविल सूट उसके बाद करेगा। एंड डज नॉट कवर एनी क्रिमिनल एक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो आपका स्टैंड स्टिल जो पीरियड है 90 से 180 डेज जो भी आप ऑप्ट करेंगे, उसके बाद अगर कोई जाना चाहता है तो क्रिमिनल केस नहीं डाल सकता, आपको सिविल सूट डाल सकता है कि ऐसा करने से मुझे इतने रुपए का फाइनेंशियली लॉस हो गया। Beside, the borrower needs to undertake that during the standstill period, the document will stand extended for the purpose of limitation and that he would not approach any other authority or any relief. The director of the company will not resign from the board of director during the, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज कीजिए 15 जनवरी 2021 से एक स्टैंड स्टिल पीरियड शुरू हो गया, किसी सीडीआर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो उस ड्यूरेशन में आपका अगर डॉक्यूमेंट एक्सपायर भी हो रहा होगा तो भी वो एक्सपायर नहीं माना जाएगा। ये बोला ना, पर्पज ऑफ लिमिटेशन वाला क्लॉज नहीं आएगा। यानी प्रोसेस स्टार्ट होने के समय आपका डॉक्यूमेंट जिंदा रहना चाहिए, और एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उस समय लिमिटेशन एक्ट वाला कोई क्लॉज आप लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। एक बात। सेकंड बात, इसने बोला कि इस ड्यूरेशन में कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट आई। अब सीडीआर स्टैंडिंग फोरम के बारे में बात होती है। द सीडीआर स्टैंडिंग फोरम, the top tier of the CDR mechanism in India, is a representative of general body of all financial institution। यानी जो स्टैंडिंग फोरम है वो आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए स्टैंडिंग फोरम जो है वो जितने भी इंस्टीट्यूशनल हैं उन सबके एक हेड के रूप में, एक हेड के फॉर्म में वर्क कर रही है। एंड बैंक पार्टिसिपेटिंग इन सीडीआर सिस्टम। द फोरम कंप्राइजेस, अब कौन कौन होते हैं फोरम में? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एंड शेड्यूल्ड बैंक वालों के। और इसमें रीजनल रूरल बैंक का नहीं होता, कोऑपरेटिव बैंक्स का नहीं होता है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि ये जितने 3 ग्रुप बताए, ये जो रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये 100 मिलियन वाले लोन शायद नहीं करते हैं, ठीक है। ये 100 मिलियन वाले लोन्स नहीं करते। तो क्या क्या पॉइंट निकल गया? पहली बात तो सबसे टॉप बॉडी होती है स्टैंडिंग फॉर्म, और इसमें जो है बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो उसके जनरल बॉडी में मेंबर्स होते हैं, ठीक है। It is self-empowered body which lays down policies and guidelines to be followed by the CDR empowered group। तो आप देखिए स्टैंडिंग फोरम की जो गाइडलाइंस हैं वो एम्पावर्ड ग्रुप को जो फॉलो करनी होती हैं, और सीडीआर सेल को। फॉर किसके लिए? कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, एंड इंश्योर देयर स्मूथ फंक्शनिंग एंड एडहेरेंस टू द प्रेस्क्राइब टाइम शेड्यूल फॉर द डेट, जिससे कि प्रॉपरली डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो उन्होंने प्लानिंग किया या किया हुआ है तो उसको कर पाए। श्रद्धा, अभी आप लाइव क्लास में हैं? मैंने आप लोगों को माइक की वो म्यूट किया हुआ क्या? एक मिनट। श्रद्धा और अभय कुमार सिंह,
श्रद्धा और अभय कुमार सिंह आज क्लास में हैं? यस सर। अभय कुमार सिंह है और श्रद्धा भी है। Yes, मेरी sir. Yes, आपसे sir. This is स्पेशल, Sharda. हाँ I'm ठीक here. है, ठीक, शारदा, शारदा, अच्छा ओके, Sharda. हाँ शारदा, गुड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी आपको क्या, जैसे जैसे जो ट्रेन होती है वो चल पड़ी है, तो ट्रेन Yeah. चले हुए कुछ स्टेशन छूट गए आपके, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि धीरे धीरे करके सिंक्रोनाइज होइए, क्योंकि बाकी लोग तो 10-12 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, बल्कि ज्यादा ही हो गई है, तो धीरे धीरे करके करेंगे। बाकी एक राउंड हम रिवीजन का जब करेंगे तो शुरू के चैप्टर्स का एक बार रिवीजन भी कर लेंगे हम लोग, Fine, sir. ठीक है? Thank you. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वो करिए, 2-3 क्लासेस में आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है? Okay. ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है इस बीच में? संध्यांकर सिंह जी कुछ बोल रहे हैं? सर 1 महीना बचा है, कैसे हो पाएंगे No, तीनों sir. पेपर? तीनों पेपर 1 महीने में ही होंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? जब हम ये आज वाली क्लास क्लास लेते थे तो 6-6 घंटा क्लास लेते थे, पिछले बार किसी ने सुना है हमारे बारे में? यस सर, मैं सुना हूँ। यस सर, सुना है ना हाँ, सर। आज 6-6 तो घंटे लेंगे लिए ना, आपने। क्लासेस लेंगे। मेरा सारे क्लासेस चलती हैं आपकी तो। हाँ, तो वो चलेंगी, ऐसे ही आपके साथ भी चलेगी। पता आपको एक बार बताऊं मैं आपको, हम अभी गैप क्यों कर रहे हैं क्लासेस में? कोई रीजन बता सकता है मुझे? और लोग भी ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर कर बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट और। Hacked. नहीं सर, रिवाइज It कर was सके hacked, साथ sir. साथ बच्चे लोग Due बुक to पढ़ने maths. के लिए सर, क्योंकि गैप हैं? मिलता है तो उसको पढ़ लेता है बच्चे, किसी का सर छूट रिवीजन ऐसा के गया। लिए, है, रिवीजन के हाँ, लिए। एक टाइम होता है मेमोराइजिंग का। जैसे आपका एग्जाम 1.5 मंथ बाद है, या CIB वालों का 2.5 मंथ बाद। अभी आप इस किसी का माइक खुला है। चलिए, अभी आप जितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। हेलो, हाँ ठीक है, गुड। तो मैं ही कहा था कि जो हम आज CDR के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑनेस्टली बताना कि अगर आज हमने हाफ एन आवर में जो CDR पढ़ा, क्या इतना CDR आपको पहले पता था? सर JIB के टाइम तो ये स्किप करके चले गए। ठीक है, जिन्होंने CIB दिया था वो? नहीं सर। नहीं सर. नहीं। एटलीस्ट मैं कहता हूं 10 पॉइंट तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि CDR के बारे में लिखिए, तो CDR के बारे में 10 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। एक मिनट होल्ड कर लीजिएगा। मैं जरा अपना हेडफोन चेंज कर रहा हूँ, बैटरी कम है बेटा इसकी। ये जो
हेलो, यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। हेलो, आप लोग बोलिए तो कुछ। हेलो सर। हाँ सर, आ रही हाँ है ठीक सर। है, आ रही। ओके। ठीक है, गुड। ओके। तो हाँ, मैं ये कहता कि अभी आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं इसको। मैं गारंटी देता हूँ 10-15 डेज बाद आपके पॉइंट 2-3 ही याद रहेंगे, और 1 मंथ बाद शायद एक भी याद ना रहे, एक याद रहे। तो ये मेरा अपना सोचना ये है कि हम तैयारी शुरू कर ले, नोट्स बना ले, लेकिन जो मजा 1 महीने पहले पढ़ने में आता है वो उससे पहले नहीं आता। हाँ, नोट्स बनाना बहुत अच्छा रहता है, मेमोराइजिंग करना, थ्योरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल तो ठीक है, लेकिन थ्योरी पार्ट को याद करने के लिए, हमको मेमोराइज करने के लिए एक बहुत छोटा समय सही रहता है। जैसे हम लीगल की क्लासेस केवल जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहले वीक में लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारे फैक्ट होते हैं और वो याद रहते हैं तब तक। ऐसे ही कई सारे टॉपिक ऐसे हैं सीआईबी में जिसको भी हम लास्ट में लेते हैं। जैसे मॉड्यूल सी जो है बीएफएम का लास्ट में लेंगे हम, एचआर का लास्ट में लेंगे, कि कम से कम 7-8 डेज याद रहे। और जो सीआईबी वाले हैं, जब जेआईबी का हमारा थर्ड पेपर खत्म हो जाता है तो उसके बाद प्योरली सीआईबी होता है। और कोई भी हमको ये रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि हम सुबह और शाम जाकर क्लास लेंगे, तो मजबूरी में आपको छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन हम उसको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम करके भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको सबको मैनेज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। जिन जो लेडीज हैं उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप घर का कोई भी काम कर रहे हैं, एक टैबलेट या मोबाइल जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे थोड़ी सी साउंड खोल के चला दीजिए, कि आपको सुनने में जरूर आए। ठीक है, चलो सीडीआर के बारे में बता दें। तो सीडीआर स्टैंडिंग फोरम जो होती है, सर टॉप वन मोस्ट रिक्वेस्ट ऑडियो। है सर, हाँ प्लीज। हाँ 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 सर, यदि कल क्या पढ़ाई होने वाला है, जो भी टॉपिक हो, हाँ यदि वो हाँ एक दिन पहले बता दिया जाए ना, तो हम लोग हाँ। के लिए शायद थोड़ा ज्यादा बढ़िया चलो चलो रहेगा। चलो, मैं अभी यस बता सर। देता हूँ कि कल हाँ तो सर। ये एनपीए ही चलेगा, कल हम शायद एनपीए कंक्लूड कर पाएंगे। ओके सर। कल जो होगा, हम आज और कल मिला के, आज 10:30 या 10:40 तक जब तक हम पढ़ाते हैं, तो आज और कल मिला के हम एनपीए कंक्लूड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो जो सीआईबी वाले लोग हैं उनको पता है कि उनका कौन सा टॉपिक होने वाला है, बताएं तो सीआईबी वाले। सैम्पलिंग सैंपलिंग। सैम्पलिंग वाले, सैम्पलिंग सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। आप चाहें तो पहले से अपने अंडरलाइन नोट्स बना लीजिए, और जो बनाएगा डेफिनेटली बेनिफिटेड होगा वो, क्योंकि उसका जो भी कॉन्सेप्ट मिस होगा वहां क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेगा, क्योंकि बैंकिंग टॉपिक तो है नहीं। ठीक है, और इसी तरह से जो एएफबी में चल रहा है, एएफबी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, वो जो मैडम वाले टॉपिक चल रहे हैं वो कुछ दिन कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, एएफबी वालों, जेआईबी वालों के लिए खुशखबरी ये है कि मैंने जो है आपके इस कोर्स में, जो लाइव वाला कोर्स था, उसमें अंकित सर के वीडियो विदाउट एनी कॉस्ट ऐड कर दिए। क्या किसी ने देखे? जेआईबी वाले? नो सर, अभी नहीं देखी। नहीं सर, अभी नहीं देखी कब से है। ऐड किए हैं? परसों या कल कर, परसों कर दिए थे शायद मैंने। ठीक है सर, देख लेंगे सर। ठीक है, तो वो जो है आप उनको भी करिए, मैडम के वीडियो से पॉइंट नोट करिए, या जो जो नोट्स बने हुए हैं ना सामने रिफ्लेक्ट होते हैं, वो भी हम लोग एक एक करके उसमें डालते जाएंगे। और सर मैडम कॉन्सेप्चुअलिटी नोट्स के के लिए लिए अगर बोली आप थी तो। एनर्जेटिक उसमें लेवल में जाना चाहते हैं तो अंकित सर के देखिए। अगर आप सर को बता सकते सर क्या हाल उसको कुछ बच्चा सर से कुछ पूछना चाहता मैं, लेकिन अभी सुनने के मूड में नहीं हूँ। चलो आगे। तो सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म जो होती है वो सारी पॉलिसीज बनाती है, सब कुछ वो करती है, और जो सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप है और सीडीआर सेल है उसको वो सारी चीजें फॉलो
करनी पड़ती हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे रिस्क मैनेजमेंट के जब टॉपिक पे हम आएंगे तो वहां पर भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसको टाइम फ्रेम में करना, ये सब सीडीआर सेल और उसका काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है, इट प्रोवाइड एन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर बोथ क्रिएटर एंड बोरोवर्स। तो बाय कंसल्टेशन amicably and collectively evolve policies and guidelines for working out debt restructuring plans in the interest of the all concerned। अब यह all concerned से मतलब क्या हुआ, बोरोवर हो, बैंक हो, आरबीआई हो, गवर्नमेंट हो, सभी कंसर्न लोग हैं। तो सभी क्या इंटरेस्ट उसमें रहे, इवन पब्लिक जो नॉर्मल पब्लिक है उसका भी इंटरेस्ट रहता है इसमें, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हम लोग बचा पाए तो वहां एम्प्लॉयमेंट जितने लोग हैं वो बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोर ग्रुप। द सीडीआर कोर ग्रुप इज कार्व्ड आउट ऑफ द सीडीआर स्टैंडिंग फोरम टू असिस्ट द फोरम। तो ये उसका असिस्टेंस हो गया, असिस्टेंट हो गया। कन्वेनिंग द मीटिंग, टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ द फोरम। फोरम के बिहाफ पे करने वाला ये कोर ग्रुप होता है, ठीक है। द कोर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, अब कोर ग्रुप में कौन है देखना, इसको ध्यान रखना जरा। कोर ग्रुप में कौन कौन है, कोर ग्रुप में चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं आईडीबीआई के। और ये आईडीबीआई इतना छोटा बैंक है फिर भी यहाँ क्यों है, कोई लोग मुझे आंसर करेंगे प्लीज। आईडीबीआई से इंडस्ट्री को लोन देते हैं ना, कॉर्पोरेट छोटा के नहीं लिए। है सर, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। चलो ठीक है, ये वो आईडीबीआई बैंक नहीं है, ये आईडीबीआई है। आईडीबीआई, वो आईडीबीआई बैंक अलग है जो अभी रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जिसका चल रहा है मामला, ठीक है। ये आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। उसके अलावा आईसीआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ आईबीए रिप्रेजेंटिंग द फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। क्लियर हो गया। तो ये सारे लोग, ये बुक में देखना जरा, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, आईबीए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बुक में, जेआईबी वाले, कोई बुक लेके नहीं बैठा है क्या? आईडीबीआई है सर। नहीं, ये डिप्टी चेयरमैन जो लिखा हुआ है। हाँ, डिप्टी चेयरमैन ऑफ आईबीए लिखा है। आईबीए है तो 2 बार आईबी क्यों लिखा है? हाँ सर, आईबीए 392 पेज। हाँ, यहाँ लिखा है इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ आईबीए रिप्रेजेंटिंग फॉरेन बैंक। अच्छा, ठीक 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 ठीक। फॉरेन बैंक के रिप्रेजेंटेशन के लिए तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ आईबीए है, और नॉर्मली आईबीए अपने आप में इंस्टीट्यूशन है तो उसका जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा, और इन सब के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और इसका फॉरेन बैंक के रिप्रेजेंट के लिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक हो। तो ये कोर ग्रुप का मतलब क्या है कि वो कैसे बनता है, कौन कौन ऑफिसर्स उसमें होते हैं। द कोर ग्रुप lays down the policies and guidelines to the followed by the CDR empowered group and CDR cell for the debt restructuring. The guidelines also suitably address operational difficulties experienced in the functioning of the CDR empowered group. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ ऐसे गाइडलाइंस भी बनाता है जो इनके ऑपरेशनल डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हो। The CDR core group also decides on the modalities for enforcement of the time frame. तो जो भी उनके टाइम फ्रेम में जितना सब कुछ होना है वो सब डिसाइड करता है कि कैसे कैसे होगा ये। The core group also laid down the guideline to ensure that over optimistic projections। अब over optimistic का मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सभी को सोच लिया सब सुधर जाएंगे। भाई कोई अकाउंट खराब हो गया तो जरूरी नहीं सब सही होंगे, तो उसमें देखा जाता है कि किस वजह से खराब हो रहा है। इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, या कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आ गई, आपको बाहर से कोई रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है,
तो उसमें देखा जाएगा कि कैसे हम इसको रिवाइव कर सकते हैं। अगर रिवाइव नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। एंड नॉट एज्यूम्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग आर नॉट एज्यूम्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अप्रूविंग रिसर्च प्रोसेस स्पेसिफिकली। तो वो कह रहा है कि अगर आप कोई भी प्रपोजल ला रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है कि अगर कहीं नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। आपको एग्री करना है कि हाँ चीज ये नहीं हो सकती। ठीक है। विद रिगार्ड टू द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो मैंने अभी पॉइंट बताया, प्रॉफिट मार्जिन, डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट, ये मैंने अभी आपको पहले बता दिए। तो इन सब चीजों को चेक करने के बाद ही ये तय करेंगे कि हाँ ये इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आता है एम्पावर्ड ग्रुप। ठीक है। तो एम्पावर्ड ग्रुप में क्या, द इंडिविजुअल केसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग आर डिसाइडेड बाय सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। इंडिविजुअल केसेस ऑफ द कॉर्पोरेट, हर केस को, एवरी केस को ये वो करता है, विच इज द सेकंड टियर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सीडीआर। तो ये सेकंड टियर है। तो एम्पावर्ड ग्रुप है, और ये सेल है, ठीक है, और फोरम है। तो सेकंड टियर कौन सा है? एम्पावर्ड ग्रुप है। ठीक है। द एम्पावर्ड ग्रुप रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल केसेस कंप्राइजेस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब कौन कौन से हैं देखो, उसमें जो इंडिविजुअल केसेस को देखता है तो उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आईडीबीआई का ये होता है, आईसीसी बैंक का होता है, स्टेट बैंक का होता है, स्टैंडिंग मेंबर। ये स्टैंडिंग मेंबर में कौन कौन आ गए देखिए, एक तो आ गया आपका आईडीबीआई, ये बैंक नहीं है, और दूसरा है आईसीआईसी बैंक, ये बैंक है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और ये एसबीआई है। तो ये आपके स्टैंडिंग मेंबर हो गए। इन एडिशन टू द ईडी लेवल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक विच हैव एन एक्सपोजर टू। अब देखो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये तीन तो परमानेंट रहेंगे, और जिस बैंक का केस सुन रहे हैं उनका भी तो बंदा होना चाहिए वहां पे। तो वो क्या बोलता है, एंड बैंक्स विच हैव एन एक्सपोजर टू द कंसर्न कंपनी। अब जिस कंपनी के केस का वो रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हैं, रिस्ट्रक्चर का मतलब लोन को रिस्ट्रक्चर करना, और लोन को रिस्ट्रक्चर करने का मतलब एग्जिस्टिंग लोन की टर्म्स कंडीशन को बदलने की कोशिश करना, चाहे उसको इंटरेस्ट में रिबेट देना, लोन का टेन्योर कम ज्यादा करना, ठीक है, मोरेटोरियम बढ़ाना, ठीक, ये सब चीजें उसमें आती हैं। The board of all institution banks authorize their chief executive officer and the executive director to decide on restructuring package in respect of the case referred to the CDR system, which with the requisite requirement of the। तो अब वो इन सब लोगों को बोला गया है भैया आप जो है उस केस पे आप पूरा उस पैकेज पे पूरी वो करें कि कैसे ये होगा, ठीक है, या अप्रूव करें या ना करें। The EG consider the primarily flash report of all cases of request of the restructuring submitted to it by the CDR cell। अब देखो EC क्या करता है कि CDR सेल क्या करता है, सबसे पहले प्रपोजल आएगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, एक छोटी सी फ्लैश रिपोर्ट बनाएगा। फ्लैश रिपोर्ट का मतलब ब्रीफ्स, ठीक है। आफ्टर द EG डिसाइड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी, और जब वो उसकी जो रिपोर्ट्स होगी वो रिपोर्ट्स के बाद ही ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है, ठीक है। जो ईडी है दैट इज प्राइमा फेसी का मतलब होता है, कई बार आपका ये वर्ड आएगा, प्राइमा फेसी का मतलब होता है देखते ही, यानी जैसे ही देखा, जैसे कोई बोरोवर आया और उसने ड्रिंक कर रखी है, उसने कहा साहब मुझे टैक्सी का लोन दे दो, तो आपको दिखते ही लग गया ये जो है टैक्सी कैसे चलाएगा, तो प्राइमा फेसी। और एक वर्ड होता है फिजिबल, एक होता है वाइबल, दो वर्ड होते हैं किसी भी लोन प्रपोजल को वो करने के लिए। तो हम उसमें कहते हैं टेक्निकल फिजिबल, और इकोनॉमिकली वाइबल, ये दो वर्ड होते हैं। बहुत मतलब कोई भी प्रपोजल होता है इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए, टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिबल एंड द कंसर्न्ड एंटरप्राइज इज पोटेंशियली वाइबल, देखो यहाँ आगे देखो है, इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस इवॉल्विंग द स्टैंडिंग फोरम। तो
कोई भी प्रपोजल की जो फ्लैश रिपोर्ट बनेगी, वो फ्लैश रिपोर्ट में जो स्टैंडिंग फोरम है आपकी, उनकी जो गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। And the detailed restructuring package is worked out by the referring institution in the conjunction with the CDR cell. तो जो रेफरिंग इंस्टीट्यूशन है वो और CDR सेल मिलकर उसकी डिटेल रिस्ट्रक्चरिंग का पैकेज वर्कआउट करती है। However, if the referring institution faces difficulty in working out the detailed restructuring package, the participating institution bank decide upon the alternate financial institution which would work out the detailed restructuring package at the first meeting. अब क्या है, मान लिया वो बैंक कहता है कि मेरे वहां ऐसी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है कि जो इस पे इस प्रपोजल पे काम कर पाए, तो उस कंडीशन में किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। While the standing members of the EG facilitate the conduct of the group meeting, voting is in proportion to exposure and the number of concerned lenders only. अब वो क्या कहता है कि कई बार क्या होता है, जो स्टैंडिंग मेंबर होते हैं वो ईजी के स्टैंडिंग मेंबर फैसिलिटेट करते हैं कि ग्रुप की मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी। तो उसमें वही है कि कब होनी है मीटिंग, कैसे होनी, तो सब लोगों की वो देखी जाती है उसमें। ठीक है। जो लेंडर्स होते हैं, नंबर ऑफ द कंसर्न लेंडर्स ओनली, कि उनकी क्या वो है। भाई डिसीजन लेने वाले कोई भी है, लेकिन जब तक वो जो जिसका लोन रिस्ट्रक्चर होना जिस बैंक का, वो नहीं मानेगा तब तक कुछ नहीं। द EG इज मैंडेटेड टू लुक इनटू ईच केस ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये जो EG होता है एम्पावर्ड ग्रुप, वो सारे केसेस को इंडिविजुअल देखता है। एग्जामिन द वायबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन पोटेंशियल ऑफ द कंपनी एंड अप्रूव द रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम ऑफ 90 डेज, और एट द बेस्ट, वो जो हम लोग कह रहे थे ना स्टैंड स्टिल पीरियड, स्टैंड स्टिल पीरियड का मतलब जब उसमें प्रोसेसिंग होती है ऑफ द रेफरेंस ऑफ द EG डिसाइड ऑन द एक्सेप्टेबल वायबिलिटी बेंचमार्क लेवल ऑन सर्टेन पैरामीटर्स सच एज DSOR। ये DSOR का फुल फॉर्म मुझे शायद नहीं पता। डिटेल्ड R का मतलब रिपोर्ट होगा सर। DSOR नहीं सर, DSCR लिखा है बुक। हाँ वही तो DSCR। चलो DSCR का तो पता है मुझको, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है। तो DSCR का मतलब डेट सर्विस, ये क्वेश्चन चलो आपका पक्का कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है DSCR कौन से केसेस में कैलकुलेट किया जाता है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। टर्म लोन में सर। केस में सर। टर्म लोन में? हाँ सर। यस सर। रीपेमेंट कार लोन में करते हैं? कार लोन में नहीं, कार लोन में नहीं, बिजनेस लोन, मतलब बिजनेस लोन। कार लोन इज पर्सनल लोन। ऐसा है सर, वैसा लोन जिस लोन का जो इनकम आएगा, हाँ, उस पैसा को यूज करके वही पैसा से वो रिपेमेंट होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक वन व्हीकल लोन और ट्रांसपोर्ट। उसमें ऐसा है, व्हीकल हो, ट्रांसपोर्ट हो, मशीनरी का कोई भी ऐसा लोन जो मशीनरी है इनकम पर्पज से ली गई है, और उसको लेने से इनकम का इतना आपका बढ़ेगा कि उसी से आप अपने लोन को सर्विस कर पाओगे। सर्विस का मतलब रिपेमेंट। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो आता है। तो मशीनरी और जो व्हीकल्स होते हैं जिसमें आपको अर्निंग करनी होती है उसी गाड़ी से, तो आपको जो कार लोन पर्सनल होता है वो आप अपने यूटिलिटी के लिए लेते हैं, उससे आप इनकम नहीं करते, तो इसलिए DSCR उसमें नहीं निकलता, एजुकेशनल लोन में नहीं निकलता। ठीक है। और तो उसमें क्या है, कौन कौन से सर्टेन पैरामीटर हैं। एक तो DSCR हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा आपने लगा रखा बिजनेस के लिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रेक इवन पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ सैक्रिफाइस। अब एक्सटेंट ऑफ सैक्रिफाइस कि ऐसा करने से आपको क्या लॉस हो रहा। मान लिया आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया थोड़ा, ठीक है, which are applied on case to case basis depending on the merits of each case's sanction and implementation of the approval package। तो ये एक यहाँ पर पूरा प्रोसेस जैसा बता दिया कि कोई भी हमारा जो CDR का प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है। आगे है इन ऑर्डर टू
enhance the efficacy of the CTR mechanism. A realistic time schedule has been prescribed by the CTR Standing Forum. Once the final restructuring plan is approved and confirmed by the empowered group, the CDR shall issue a letter of approval. अब क्या आता है? Letter of approval होगा for the restructuring package to all concerned tenders. The individual lenders are required to sanction the restructuring package within 45 days from the date of letter of approval. Thereafter fully implement in the next. देखो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी. आपने मिलके सब करा, जब वो लेटर ड्राफ्ट हुआ तो लेटर हर एक पार्टी को क्या करना पड़ेगा? अप्रूव करना पड़ेगा और उसके 45 डेज में इंप्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है. द स्टेटस ऑफ sanction and implementation of this package is revised frequently at Empower Group meeting. However, in order to place greater emphasis on the implementation of the approved package, standing committee core group member banks constituted by the core group takes close monitoring. तो ये सब होने के बाद ये लोग क्या होते हैं? क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं उसकी. ठीक है. पूरा फुल्ली जो है उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं. अब थर्ड आ गया जिसको हम बोलते हैं फ्लैश रिपोर्ट बनाता है, दैट इज सीडीआर सेल. द सीडीआर सेल, द थर्ड टायर ऑफ द सीडीआर मैकेनिज्म इन इंडिया. इट इज मैंडेटेड टू असिस्ट द सीडीआर स्टैंडिंग फोरम और सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप. दोनों लोगों को ये असिस्ट करता है. उनके जो भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस में ये हेल्प करता है. ठीक है. All references of the corporate debt restructuring by lender. इस पैराग्राफ को थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ूंगा, कोई पॉइंट होगा तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. ठीक है. इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीड इंस्टीट्यूशंस मेजर स्टेक होल्डर टू द कॉर्पोरेट वर्क आउट primarily is restructuring plan in the consultation with the other stakeholder and submit to CDR cell. ठीक है. जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है वो सीडीआर सेल को दे रहे हैं. ठीक है. द सीडीआर सेल क्या करती है? स्क्रूटनी करती है और उसके बाद लेंडर बोरोवर इन द टर्म्स ऑफ द जनरल पॉलिसी सब देखती है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है. बाय कॉलिंग फॉर द डिटेल प्रपोज बाय रिस्ट्रक्चरिंग प्लान एंड इंफॉर्मेशन प्लेस ऑफ द कंसिडरेशन अंडर सीडीआर एजी विद इन 30 डेज. तो सीडीआर सेल के पास कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं. ठीक है. टू डिसाइड वेदर रिस्ट्रक्चरिंग प्राइवेसी करना चाहिए या नहीं है. If found feasible, the referring the institution bank take up the work for preparing the detailed restructuring plan with the help of the other lenders in the connection with the CDR cell. तो CDR cell plus lender और जो other institution होते हैं वो सब मिलकर के ये काम करते हैं. ठीक है. EG can approve the suggest of modification. और जो empowered group होता है उसमें suggest कर सकता है मॉडिफिकेशन या अप्रूव भी कर सकता है रिस्ट्रक्चरिंग में, बट इंश्योर दैट द फाइनल डिसीजन इज टेकन विद इन द टोटल पीरियड ऑफ 90 डेज. द पीरियड कैन बी एक्सटेंड. तो बार बार आ रहा है जो ये स्टैंड स्टिल पीरियड की बात कही थी, 90 डेज के पीरियड की बात हमने करी थी. ठीक है. अब आपने क्या करा कि एक प्रपोजल को रिस्ट्रक्चर्ड कर दिया. अब मॉनिटरिंग कैसे होगी इसकी? ठीक है. आपने सब कुछ पैकेज अप्रूव वगैरह कर दिया तो मॉनिटरिंग कैसे होगी? तो उसने क्या क्लोज मॉनिटरिंग ईच एवरी पैकेज अप्रूव्ड बाय द सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप. द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कंप्राइज. अब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में क्या है? पहला पॉइंट मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन जो होता है जिसने रेफर किया है केस अपना. दूसरा है मॉनिटरिंग की कमेटी और तीसरा है एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ द रेप्यूट complement monitoring efforts and also to carry out the concurrent audit. तो ये लोग क्या करते हैं? क्लोजली मॉनिटर करने के लिए इतने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. द मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर ऑल एस्पेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन of the package and furnish consolidated report to the status of the sanction implementation of the approved package to CDR cell every month in the prescribed format. तो उसने बोला कि पर मंथ मतलब प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एवरी मंथ जो है जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन है वो सारे जो इम्प्लीमेंटेशन के पैकेज की पूरी चीजें हैं वो क्या करेगा? उसको सीडीआर सेल को एवरी मंथ देता जाता है. ठीक है. द मॉनिटरिंग कमेटी इज कंपनी स्पेसिफिक and is constituted by the empowered group
एट द टाइम। अब कंपनी स्पेसिफिक से मतलब क्या है, सपोज करो कि आपने C1, C2, C3 3 कंपनियों का किया हुआ है, तो हर कंपनी की मॉनिटरिंग कमेटी सेपरेट होती है। एट द टाइम ऑफ द अप्रूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन पैकेज, इट कंप्राइजेस representative of the referring bank institution, one or two other CDR lender। जो ये कमेटी की बात कर रहा है, इस कमेटी में एक तो जो है लेंडर रेफरिंग इंस्टीट्यूशन जिसका वो है, ठीक है, और टू CDR lender having major exposure in the case। तो एक तो सबसे पहले रेफरिंग, तो रेफरिंग का मतलब होता है किसी ने भी रेफर किया। अब रेफर करने के बाद अप्रूवल हो जाएगा तो सारे मेंबर हो जाएंगे, तो वो भी इसमें ग्रुप में बनेंगे, ठीक है। वन लेंडर विद माइनर एक्सपोजर, और साथ साथ एक छोटा वाला भी, जैसे जिसका बड़ा एक्सपोजर वो तो रहेगा, माइनर एक्सपोजर वाला भी रहेगा, एंड CDR सेल। तो ये कमेटी में हर इंडिविजुअल कॉर्पोरेट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। द प्रोमोटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी बिसाइड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंकरेंट ऑडिटर। अब देखो, जो कंपनी है जिसके लिए CDR की बात कर रही है, तो वो भी कहता है द प्रोमोटर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी बिसाइड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंकरेंट ऑडिटर, लेंडर, इंजीनियर, इट इफ कंसीडर नेसेसरी आर इनवाइटेड फॉर द। तो वो भी देखो, जो कंपनी जिसकी है उस कंपनी वाले को भी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी वाला भी बहुत अच्छी चीजें बता सकता है, अपने उसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। इनवाइट कर सकता है। Whenever larger issues such as relating to the sharing of charge, matter relating to the working capital, permission for expansion, modernization are to be discussed, other lending including member are invited to the meeting। The concerned companies are required to refer all proposal for expansion, diversification। देखो आप सुनो, ये रिस्ट्रक्चरिंग की बात आई थी, तो रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, हम प्लांट को एक्सपेंड करें। मान लिया हमारे यहाँ प्रोडक्शन की डिमांड बहुत है, लेकिन हमारा जो यूनिट है, वो जो मशीन है, वो मशीन पूरा प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो हम कहेंगे भाई एक मशीन और लगा लो, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी डाइवर्सिफिकेशन, जो फंडिंग है कुछ काम किसी और कामों में लगा देना उसको। मर्जर या डीमर्जर करना, कि किसकी हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इक्विटी रेजिंग करना, मतलब फंड करना। वन टाइम सेटलमेंट करना। पार्शियल प्रीपेमेंट ऑफ CDR मेंबर्स करना या नॉन CDR मेंबर करना टू द मॉनिटरिंग कमेटी फॉर ड्यू स्क्रूटनी एंड कमेंडेशन ऑफ द एम्पावर्ड ग्रुप फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन। तो वो कह रहे हैं कि जो ये एक्शंस होते हैं रिस्ट्रक्चरिंग में, इतने एडवाइस हो सकती हैं जिससे हम उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। द मॉनिटरिंग कमिटी इज प्योरली और रिकमेंडेटरी बॉडी and does not have the powers to according approval। मतलब वो रिकमेंडिंग करेंगे ऐसा करो। The monitoring committee meeting are expected to the conveyed by the monitoring bank institution every month while the package is under implementation by the concerned lender, and thereafter an interval of the every 2-3 month to revive। 2-3 मंथ में क्या होगा, उसको रिवाइव करेंगे, प्रोग्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एंड ऑल्सो डिस्कस द रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग इशू कनेक्टेड विद द केस। तो एवरी 2-3 मंथ में जो वो उनका रिस्ट्रक्चरिंग के बाद वो देखेंगे कि ये सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। द मॉनिटरिंग कमिटी प्रोवाइड्स द रिक्विजिट फीडबैक टू द लेंडर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी vis-a-vis CDR projections, various developments such as industry level comparison, growth prospects, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ये सारे पॉइंट देखेंगे कि जो पुरानी कंपनी थी वो किस तरह काम करती थी और कहां पर उसने ऐसी गलतियां करी जिससे वो हो जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्प्यूट फेस बाय द कंपनी। ये भी कुछ पॉइंट है, मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसी है। द मॉनिटरिंग कमिटी व्यूज रिकमेंडेशन on various matters concerning the package company are presented to the empowered group by CDR monitoring institution for approval information। The decision of the CDR empowered group are communicated to the lenders and company promoter by CDR cell। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो डिसीजन होता है empowered group का, वो कम्युनिकेटेड किया जाता है किसको, जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं उनको और लेंडर को। क्योंकि देखो बैंक है, बैंक B1, B2, B3 बैंक है, और आपका ये कॉर्बेट है।
कॉर्पोरेट है। तो यहाँ तो ये कॉर्पोरेट हो गया और लैंडर्स हमारे ये हो गए। इन सबको वो जो भी उसका डिसीजन होता है उसको मॉनिटरिंग कमेटी का डिसीजन को वो करती है, ठीक है। द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अंडर CDR plays a dynamic or important role in review of the approved package, resolution of various issue। तो वो कहते हैं यहाँ पे ये जो CDR मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा रोल प्ले करता है जिससे सब कुछ आपकी चीजें अच्छे से हो जाए, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास का टॉपिक तो यहाँ पूरा होता है, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट हमने 1 by 1 बोलेंगे। कोई भी माइक मैंने खोल रखा है आपका, खोल रखा है, कोई भी ऐसा पॉइंट बोलते जाइए आप लोग जो CDR के बारे में आज। सर एक तो 75% क्रेडिटर्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, है ना, और जो इनिशिएट करेगा उसका 20% क्रेडिट में, 20% उसका क्रेडिट में शेयर होना चाहिए। नहीं, बस आप एक ही पॉइंट बताएं, बाकी और लोग बताएंगे। 3 सेल्स है ना एस्टेब्लिश कर रखे हैं इसके। बिल्कुल ठीक है, 75% है, 20% इनिशिएट करने के लिए चाहिए, 3 सेल्स हैं। नहीं, 3 सेल्स नहीं करके 3 टायर है, ठीक है। ओके 3 टायर है। कौन कौन से? फोरम है, एम्पावर्ड ग्रुप है और आपका सेल है। और बताइए, ऐसी पॉइंट बताइए अच्छे अच्छे। सर 180 डेज का अंदर वो रिपोर्ट और क्या है उसका डिसीजन लेना बिल्कुल, चाहिए। 90 से 90 + 90 2 डेज में एक्सरसाइज पूरी हो जानी है। और इस पीरियड को क्या बोलते हैं? स्टैंड स्टिल पीरियड। और बताइए, ऐसे एग्रीमेंट करना है। क्या फिर से बोलिए। 100 मिनट के एडवांस क्या होना चाहिए? सर CDR सेल को 30 डेज के अंदर डिसीजन लेना होता है, ऐसा भी है ना? CDR सेल 30 डे में उस बेसिक प्रपोजल को आगे बढ़ा देती है, आगे बढ़ाता है, हाँ। और CDR सेल फ्लैश रिपोर्ट भी बनाती है, ठीक है सर। SBI ICICI एक IDBI इसमें वो होते हैं ना स्टैंडिंग कमेटी वाले। हाँ, स्टैंडिंग जो कमेटी है, देखो स्टैंडिंग कमेटी में ये 3-4 मेंबर तो हैं आपका, IDBI, स्टेट बैंक, ICICI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और आपका IBA के साथ फॉरेन बैंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए IBA का डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। ये स्टैंडिंग कमेटी। और इनके से कौन और होता है इसमें? सॉरी, लोन मैकेनिज्म, जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल लिया जाता है तो उसमें आपके IDBI, ICICI, स्टेट बैंक के साथ और फोर्थ कौन होता है? फोर्थ ED लेवल का रिस्ट्रक्चर लोन होगा उसका डिप्टी। हाँ, जो बैंक है उसको, वो खुद उसमें पार्टी रहेगा, ठीक है। और कुछ? Board of directors are not allowed to be changed during standstill period. हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि वो जो है जिस समय ये प्रोसेस चल रहा होगा स्टैंड स्टिल में, 2-3 बातें थी। एक तो वो कोर्ट केस नहीं जा सकती पार्टी कोई भी, और सेकंड पार्ट ये था कि लिमिटेशन एक्ट उसमें लागू नहीं होगा उसमें। थर्ड ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका क्विट नहीं कर सकता, रिजाइन नहीं कर सकता। और सर इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट बनाना है, डेटर्स क्रेडिट एग्रीमेंट बनाना है। बिल्कुल ठीक है, 2 एग्रीमेंट थे हमारे, एक तो था DCA, एक था ICA, डेटर क्रेडिटर एग्रीमेंट था, और दूसरा था इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट था। अच्छा, कौन कौन से केसेस से कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप CDR मैकेनिज्म कर सकते हैं? सही, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं आप? TRT, बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। TRT, आपने बोला DRT। हाँ, मैं ये DRT का पॉइंट कुछ इस तरह से था कि कोई भी केसेस, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड एसेट में हो या NPA में हो या डाउटफुल में हो, सब स्टैंडर्ड में हो, आप सारे केसेस को प्लीज आप लोग अपनी तरफ से जरा, जो जिनके घर में थोड़ा साउंड आ रहा है अपना माइक ऑफ कर लीजिए और हैबिट बना लीजिए। जैसे मैंने हेडफोन लगा रखे हैं,
आप भी हैबिट बनाइए हेडफोन लगा के पढ़ने की, तब आपको बाहर का आवाज नहीं आएगा। तो मैं ये बोला था कि किसी भी तरह का किसी भी क्लासिफिकेशन का एसेट हो उसको ले सकते हैं हम, ठीक है, स्टैंडर्ड को भी ले सकते हैं और सब स्टैंडर्ड को भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रॉड वाले और जो वैसी इंटेंशन वाले केसेस होते हैं उनको नहीं ले सकते हम किसी भी कंडीशन में। और ये अभी रिपीट करेंगे, कौन सा पॉइंट बोल रहे थे आप, मैं मिस कर गया। इसमें सर क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। हाँ, क्रिमिनल नहीं, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, डीआरटी वाली बात बताई थी। तो ऐसा कोई केस अगर वो किसी डीआरटी में भी चल रहा है तो उसको भी आप वो कर सकते हैं। और अगर ये कोई रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो कोई भी पार्टी, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो लेंडर बैंक हो, वो किसी के भी अगेंस्ट में सिविल सूट तो कर सकती है लेकिन क्रिमिनल सूट नहीं कर सकती, ठीक है। सर अगर एनसीएलटी में केस चालू है तो क्या रहेगा? स्टैंड स्टिल पीरियड के बाद सर, नहीं एक केस जो होगी सर स्टैंड स्टिल पीरियड के बाद ड्रॉप होते हैं। हाँ तो वही है ना, स्टैंड स्टिल पीरियड के बाद करेंगे आप। यस सर अमाउंट का लिमिटेशन है ना 100 मिलियन कितना, तो बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये इस बात के साथ एक बात और बता दीजिए कि कौन कौन से बैंकों का जो है इसमें नहीं लिया जाता है, मेंबर नहीं होते हैं जो उसके, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक, आरबी है, कोऑपरेटिव बैंक है, एनबीएफसी एनबीएफसी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बार में बस एक फ्लैश थोड़ा सा इसको एक बार ब्रीफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, जो इनिशिएशन ये फोरम से होगा या सेल से होगा, इसको एक बार आप अपने शब्दों में दोबारा मैं बताता हूँ। बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग केस होगा तो वो ट्रिगर होता है जी। ट्रिगर का मतलब जिस बैंक को लगता है कि यार इसको रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, लेकिन ट्रिगर करने के लिए क्या है, 20% एटलीस्ट उसका स्टेक होना चाहिए जी। वो अपनी एप्लीकेशन सेल को देगा, ओके, ठीक है। और इस सेल में जब वो मीडिएशन में आएगा सेल, तो लैंडर, ये बेसिकली लैंडर है और इधर कॉर्पोरेट है, तो उसको बुलाएंगे, उसको सब कुछ देखेंगे, सारी वायबिलिटी देखेंगे, सारी स्टडी करेंगे, एक फ्लैश रिपोर्ट बनाएंगे और 30 दिन के अंदर वो अगले स्टेप में एम्पावर्ड ग्रुप को देगा। और एम्पावर्ड ग्रुप जो है, जो भी स्टैंडिंग फोरम के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही उसको देखेगा क्या हमें इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आरबीआई की पूरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारी बातें सर कंसोर्टियम एडवांस में ही लागू होती है ना? नहीं, हाँ, ये जो पॉइंट आया था ये इसमें था कि कंसोर्टियम सिंडिकेशन, उसका रीजन है ना 100 मिलियन का मतलब कोई बता सकता है कितने कितने करोड़ होता है? 10 करोड़ सर। 10 करोड़ 10 करोड़ होता है। तो 10 करोड़ के जो एडवांसेस है, नहीं, यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कंसोर्टियम हो। हाँ, क्योंकि जो बहुत सारे 50-50 करोड़ के एडवांसेस हैं जो बिना कंसोर्टियम के भी होते हैं ना। ये जरूरी नहीं है सर। हाँ, जरूरी नहीं, मैं अभी और देखता हूँ, रुको एक मिनट रुको। जहाँ पे वो कंसोर्टियम वाला पॉइंट था ना, हाँ, एक पॉइंट ये भी था, लेटर ऑफ अप्रूवल जारी करता है सीडीआर सेल ना, फिर वो सबको देगा और वो सब उसमें साइन करेंगे, 45 डेज के अंदर उन्हें वो करना होता है। और भी बोलिए कुछ। सर क्लोज मॉनिटरिंग करना है, सपोज 3 बैंक से तीन फॉर्म को दिया तो सेपरेटली एक फॉर्म को एक ग्रुप मॉनिटर करना सर आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग। हाँ, इसमें ये था कि जितने केसेस होंगे तो उसके लिए जो मॉनिटरिंग ग्रुप होगा वो, मतलब उनकी जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी वो बिल्कुल अलग होगी, हर केस के लिए अलग है। सर डीएससीआर का रोल क्या है इसमें? डीएससीआर का ये है, हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोग आंसर नहीं कर पाए थे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें देखना है कि ये कैसे रिवाइव हो सकता है। जैसे उसने डीएससीआर देखना है, रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है, रिटर्न,
IRR ब्रेक इवन पॉइंट, ये IRR सब चीजें देखना देखनी है। अगर ये सब चीजें ओके होंगी तभी उसको हम लेंगे। तो इसमें बोला था ना एक जगह कि कंपलसरी नहीं है, एक पॉइंट आया था ना कि ऐसा नहीं हाईली ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं कि हर केस को करना ही करना है। और कोई पॉइंट? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हमारा ये CDR का हुआ। और आप लोग जो है इसमें से सर लास्ट में ये बताइए क्वेश्चन किस तरह का आता है सर, प्लीज, मतलब आपके एक्सपीरियंस से ये बताइए इससे क्वेश्चन किस तरह का आता है सर इस चैप्टर से। देखो इसमें जो आएगा फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा। अच्छा, यानी फैक्ट के बारे में पूछेगा। जैसे बोल रहा है फंक्शन ऑफ CDR सेल आउट ऑफ दीज कौन सा नहीं है, तो उसमें रिपोर्ट सबमिशन है और अप्रूवल करना है, पॉलिसीज बनाना है, ठीक है। तो आप बताएंगे पॉलिसीज स्टैंडिंग फोरम बनाती है, एम्पावर्ड ग्रुप उसको फॉलो करता है, और CDR सेल उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। या पूछेगा कि इसमें कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं। तो जो अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि 2 एग्रीमेंट की बात आ रही थी ना यहाँ पे, तो कंसोर्टियम वाला क्वेश्चन में आंसर कर रहा था। देखो, द लीगल बेसिस ऑफ द CDR सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय द डेटर क्रेडिटर एग्रीमेंट and the intercreditor agreement. All banks, financial institutions in the CDR system are required to enter into legally binding ICA with necessary enforcement and penal provision. The most, देखो मैं अभी इस बात पे क्लियर तो नहीं हूं, लेकिन इस लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि केवल जो कंसोर्टियम टाइप के जो एडवांसेस होते हैं वही CDR मैकेनिज्म में आते हैं। यस सर। अच्छा, हाँ, क्लियर हो गया मेरे को। देखो ऐसा है, इंडिविजुअल जो बैंक है उसके लिए इतना सिस्टम की क्या जरूरत है? वो तो अपना लोन डुबाए, अपना घाटा उठाए, अपना क्या करे, वो उस पे रह गया ना। नहीं, उनका सर रिस्ट्रक्चरिंग होता है, इंडिविजुअल बैंक का ना रिस्ट्रक्चरिंग होता है लोन। अच्छा, रिस्ट्रक्चरिंग होता है। हाँ हाँ, इंडिविजुअल बैंक अपना रिस्ट्रक्चरिंग कर सकता है आराम से। तो उसमें ये लोग कहाँ से आएंगे, ये जो बाहर वाले जो IBA वगैरह लोग हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। रिस्ट्रक्चर का तो इंडिविजुअल जो सैंक्शन पावर है, जिसने सैंक्शन किया है वही लोग मिलकर के और बोरोवर। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो इंडिविजुअल बैंक का है उसमें इतनी बड़ी टीम की जरूरत है ही नहीं। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाने, उसका लॉस है, क्या हो रहा है वो जाने। लेकिन यहाँ ये सब इतना मैकेनिज्म क्यों चाहिए? क्योंकि जब आपके पास पार्टियां ज्यादा हैं तो उनके साथ क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट करना है। इंटर बैंक एग्रीमेंट जो है सर ICA, वो तो एक से अधिक है, उसी कंडीशन में होगा वो। हाँ, मैं वही बात कर रहा ना, तभी होगा। और उतनी जो टीम बताई ना उन्होंने, इतनी बड़ी टीम चाहिए, और शुरू से ही वो बात कर रहा है कि 75% लेंडर चाहिए, सब बोल रहा है ना। एक इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। So which chapter is this, sir, in CAB? In CIB, this is 27 number chapter, and in ABM, this is topic number, I think last unit is there, restructuring and rehabilitation. अभी मेरे पास CIB की ABM की बुक यहाँ नहीं है, ऑफिस में रखी है, कोई देख के बताया जरा। 33 sir, restructuring, rehabilitation and recovery. सबसे लास्ट चैप्टर। हाँ, तो अगर आप इसको थोड़ा सा पेजेस को पलटेंगे ना। Not in BFM sir? नहीं, it is in BFM। अच्छा, ओके, नहीं 27 नंबर पेज पे है, मैं अभी शो करता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए। ABM में है सर 33 चैप्टर। नहीं, 1 सेकंड रुकिए। In ABM 456 sir, page number 456 57 ABM group। जैसे ये हम टॉपिक हम टच कर रहे हैं ना, तो आपका थोड़ा सा ये बनता रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इन टॉपिक्स में जो जो चीजें, कुछ छोटी मोटी चीजें अगर छूट गई है तो उनको कोशिश करिए आप देखने की। 1 सेकंड लाइन पे रहिएगा, मैं कुछ दिखाता हूँ।
आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बीएफएम का यूनिट है। इसमें कोशिश करते हैं कि कहीं वो चीज है या नहीं है। सर एबीएम में दिया सर, एबीएम बुक में है सर सारा। नहीं, एबीएम में तो कंफर्म है मेरे को। 30 लास्ट चैप्टर है सर 33। हाँ वो मैंने बोला तो था। ये देखो आपका जो 27 यूनिट है सीआईबी वालों, ये आरबीआई स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग आ रहा है इसमें। 535 एसडीआर सीडीआर में। सर एसडीआर से सेकेंड पैरा में सीडीआर के बारे में बात किया गया है सर। हाँ बात किया, इसको मैं कल कवर करूंगा। यस सर, ऊपर में ही दिया था थोड़ा सर। सा वो रिलिक है। एक और है आगे दिया हुआ, देखो स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग फॉर स्ट्रेस एसेट दिया हुआ है। और ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो नया आ गया वो दिया था। तो ये आप समझ रहे हैं कि जो एनपीए है, जेआईबी, सीआईबी, जेआईबी में 20 नंबर यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है आज। लेकिन अभी जो नेक्स्ट क्लास भी होगा जेआईबी वाले, उस क्लास में भी एनपीए में कॉमनली सिटिंग करेंगे। दो फायदे हैं कि जो सिलेबस बुक में दिया है एग्जैक्टली वो ऐसा पूछ ले, ऐसा गारंटी नहीं होता है, थोड़ा सा हायर भी ले जाता है। दूसरी बात, जब आप सीआईबी में आएंगे तो बेसिक चीजें आपको क्लियर सी रहेंगी। तो जो नेक्स्ट जो कल का क्लास होगा उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ थोड़ा सा प्रोविजन के पॉइंट है और थोड़ा सा वो है, और कल हम इसको एनपीए को बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक सर। आप में से कोई ऐसा जो इसमें रिस्ट्रक्चरिंग सेल में या रीजनल ऑफिस में है क्या? जो लोन्स में रिस्ट्रक्चरिंग में डील करता हो? कोई नहीं? नहीं सर। नो। अच्छा, ये निशांत गौरव जी ने सीआईबी वाले में कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक वो भेजा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं जेआईबी वालों को भी कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पर केवल हमारी क्लास में केवल एमसीक्यू के लिए मत आइए, कुछ सीखने की कोशिश करिए। डेफिनेटली पेपर निकलेगा आपका, पर जो बेसिक बेसिक फैक्ट हैं उनको भी याद करना पड़ेगा आपको। चलिए गुड, आज की क्लास हम एंड कर दें। सर ये क्लास कब तक अवेलेबल होगा सर? ये सीडीआर वाला सर मेरा तो आधे से ज्यादा मिस हो गया, 2-3 बार तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वॉइस भी क्लियर नहीं था, बट बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आज का क्लास या 2-3 दिन क्लास? आज का सर, आज का भी मिल जाएगा सर। मेरा आज का क्लास है, आज का क्लास सर। मतलब मानो ना 10 मिनट ही मैंने सुना होगा, बाकी बस उसी नेटवर्क में। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, जो ये यूट्यूब का लिंक दिया है ना हमने, हाँ ये यूट्यूब का लिंक को प्ले कर लीजिए, आपको पूरा चलेगा। ठीक है सर। कल वाला क्लास है उसका वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो सर, वो आज शायद उसने एडिट कर दिया हो, कल मिल जाएंगे सारे। कल मिल जाएंगे सर। थैंक यू सर। मैं क्लास नंबर 11 और 13 की बात कितनी बार कर चुका हूँ सर, उसका क्या सोल्यूशन? हाँ ठीक है। आप जेआईबी के हैं सीआईबी के, पहले बताइए। सीआईबी सर। और तो वो है ही बेसल नहीं का सीआईबी क्लास का वीडियो, तो मेरा क्यों मिस मिलेगा है सर। आपको? तो वो नहीं तो सर समझे। कॉमन क्लास लिए थे आप ना? नहीं, वो कॉमन नहीं होगा, तभी नहीं मिला क्या होगा। सर? लेकिन उसमें बेसल की टॉपिक थी सर, बेसल तो जीआईबी में नहीं है। बेसल का कौन सा, 11 नंबर पे? ये सर 11 और 13। चलो आप कल शाम तक का समय दीजिए,
जो उसने एडिट कर रखे हैं हमारे जय ने, वो हो सकता है कि शायद कल सारे डाल देगा। फिर आप एक बार देख लेना है, ठीक है। ये जो गैप वाला कॉन्सेप्ट है, गैप का मैंने बता दिया कि किन्हीं इन रीजन से शायद वो क्लास वहां पर नहीं होगा। कोई और कंफर्म कर सकता है इनकी क्वेरी को? चलो कल शाम तक देख लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।